नमस्कार साथियों। हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में जो पेपर हुआ था उसके पेपर 1 की बात कर रहे थे और हमने 51 क्वेश्चन उसके सोल्व भी किए थे। आज हम 52 यानी 52वें क्वेश्चन से वापस शुरुआत करेंगे। जितना हमसे होगा उतना आज करेंगे, बाकी के बाद में और कर लेंगे। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बनत युद्ध में नई श्रृंगार शुरुआत। जैसे आ गया, ठीक है। और पूछ रहा है पंक्तियों में अलंकार कौन सा है। जैसे, वैसे आदि का किस अलंकार में प्रयोग होता है? आपको सबको पता है, उदाहरण में होता है। उदाहरण और दृष्टांत में कंफ्यूजन होती है, जब हम अलंकार पढ़ेंगे तब ये कंफ्यूजन दूर कर दी जाएगी। ठीक है। वैसे मोटी बात यही है, ये वाचक शब्दों का जब प्रयोग होता है ना, वहाँ उदाहरण और अलंकार होता है। दृष्टांत में वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 53 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्न में से विभावना अलंकार किस पंक्ति में है? बताओ। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरह जे बूढ़े सबंग। इसमें तो विरोधाभास है, ये पूछ रहा है विभावना। इसमें तो कौन सा है? विरोधाभास है। ठीक है। आगे देखो, मुनि मुनि तापस जिन ते दुख लही न ते नरेश बिनु पावक दही। तो इसमें है विभावना अलंकार। बिनु आ गया ना, तो विभावना अलंकार। जहाँ भी आपको बिनु दिखे ना तो आप रिस्क ले सकते हो इसमें। ठीक है, सही हो जाएगा। अगला देखो, अवदेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिह रहे। इसमें है रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार। मन रूपी मंदिर है ना। इसमें क्या है? नर की अरु नल नीर की गति एक ही करी जोई, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होई। इसमें सलेस अलंकार है। कौन सा? सलेस। ठीक है। अगला देखो, कंकन किंकिन निपिर नुपुर धुनि सुनी, केत लसन सन राम हदे गुनी। पूछ रहा है प्रयुक्त पंक्तियों में छंद कौन सा है? तो इसमें कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। 16 मात्राएं होती है जिसमें चौपाई छंद होते हैं, और लास्ट में 2 गुरु होते हैं, 2 गुरु। ठीक है। और रोला में क्या होता है? 11 13 मतलब 24 मात्राएं होती है प्रत्येक पद में, वह रोला होता है। दोहों में 13 11 पर यति होती है, और सोरठा में 11 13 पर। ठीक है। दो का उल्टा सोरठा। ठीक है। और ऐसे आपको पूछ ले, दो का उल्टा अर्ध समात्रिक, तो रोला हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 13 मात्राएं पर यति होती है? तो अभी बात की थी हमने, रोला। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, या लकुटी अरु कमरिया पर राज, तिहो पुर को तजी डारो, आटू सीधी नव निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। पंक्तियों में छंद कौन सा है? बताओ। पहली बात तो ये रस खान का सवैया है। किसका है? रस खान का है। किसका है? रस खान का सवैया है। ठीक है। छंद भी कौन सा होगा? सवैया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 31 या इससे अधिक वर्ण वाला छंद कहलाता है। बताओ क्या कहलाता है? मंदाक्रांत था या वसंत दिल का? बताओ। ये कहलाता है क्या? कवित। क्या कहलाता है? कवित। इसमें 31 वर्ण होते हैं और 16 15 पे यति होती है। क्या होती है? 16 15 पे यति होती है। कुल वर्ण कितने होते हैं? 31 होते हैं। ध्यान रखना योग्य बात है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इस तन का दिवा करो बाती मेलो जीव, लोही सिंचो तेल जीव, तब मुख देखो पीव। उपयुक्त उदाहरण किस छंद का है? बताओ। तो हम मात्रा भी गिनेंगे नहीं, क्योंकि जब पढ़ेंगे तब इसकी आराम से मात्रा गिन गिन के हम देख लेंगे। तो ये है दोहा छंद। क्या छंद है? दोहा। दोहा में क्या होता है? मैंने आपको बताया अभी, 13 11। इसका उल्टा होता है 11 13। कौन सा? सोरठा। दो का उल्टा अर्थ सममात्रिक पूछ ले तो वो रोला होगा। रोला में 24 होती है, चौपाई में 16, हरिगीतिका में 14 12 में यति, कुल 26। ठीक है। नहीं, गीतिका में है 14 12, हरिगीतिका में 16 12। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए वर्ष भानुजा वे हलधर के वीर। इन पंक्तियों में व्यंजना का कौन सा भेद मिलता है? बताओ। तो कौन सा भेद है? शाब्दिक व्यंजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कविता और छंद में क्या है? घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय कंपन है। कविता का स्वभावी छंद है। कविता का स्वभावी छंद में क्या होता है? लयमान होता है। उक्त कथन किसका है? तो सुमित्रानंदन पंत का है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, ये लाइन कई बार पूछी हुई है, तो सुमित्रानंद पंत की है। ठीक है। अगला देखो,
छंद शास्त्र के रचयिता, ये तो सबको पता है, छठी वाला बच्चा बता देगा, है ना। तो पिंगल है। कौन है? पिंगल है। क्षेमेंद्र ने औचित्य सिद्धांत की बात की थी। किस सिद्धांत की? औचित्य सिद्धांत की बात पूछ ले किसने की? तो क्षेमेंद्र ने। वेद व्यास, इन्होंने महाभारत की रचना की थी, पता होगा आपको। और वाल्मीकि ने किसकी की थी? रामायण की रचना की थी। किसकी? रामायण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय काव्य शास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। वैसे अनुकरण का सिद्धांत तो प्लेटो और अरस्तु ने बात की थी, लेकिन इन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र में पूछ लिया। तो कहाँ मिलता है सर्वप्रथम प्रयोग? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। कहाँ पर? नाट्य शास्त्र में। अब मुझे बताओ, रामायण किसकी रचना है? अभी हमने बात की। अष्टदई किसकी है? और साहित्य दर्पण किसकी है? बताओ, कमेंट करना है ना। अगला क्वेश्चन, गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम छांटिए। तो ये सही है। कभी ये भी आ जाए ना, सबसे पहले सुकरात है। कौन है? सुकरात। ठीक है। फिर है प्लेटो, फिर अरस्तु, सिकंदर। चार पे जाने कहीं कभी, तो सबसे पहले सुकरात आएगा। सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु का सिकंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना प्लेटो की रचना नहीं? बताओ। तो पेरिपोइटिकेस, ये किसकी है? अरस्तु की है। किसकी है? अरस्तु की। बाकी तीनों प्लेटो की। इयोन प्लेटो, रिपब्लिक प्लेटो, पोलितेइया प्लेटो। रिपब्लिक तो इनकी पॉपुलर रचना है, सबको पता है, लेकिन इयोन भी अच्छी रचना है, और पोलितेइया भी, ये भी प्लेटो की है। और पेरिपोइटिकेस पूछ लें तो ये अरस्तु की है। और इसी नाम की तरह एक और रचना है, पेरी इप्सुस। क्या? पेरी इप्सुस, ये किसकी है? पेरी इप्सुस। बताइए, हमने कई बार बात की, 10 बार बात कर ली कम से कम। तो ये लोनजाइन्स की। किसकी है? लोनजाइन्स की। लोनजाइन्स ने उदात्त तत्व दिया था, जिसने उदात्त के 5 तत्व बताए थे। कितने? 5। अगला क्वेश्चन, अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ कौन सा है? बताओ। अभी हमने बात की है, तो पेरिपोइटिकेस। पेरी इप्सुस किसकी है? लोनजाइन्स की। देखो, जहाँ ये पूछा जाएगा ना, ऑप्शन में ये भी होगा, ध्यान रखना। केस, केस किसके पास था? अरस्तु के पास। ध्यान रखना, पेरी इप्सुस लोनजाइन्स की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है और उनका पोषण करता है, अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता। ये कथन किसका है? बताओ। तो प्लेटो का है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है और उनका पोषण करता है, अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं। ये है प्लेटो का कथन है। ठीक है। हम प्लेटो और अरस्तु के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, आप चिंता न करें। जो काम की चीज़ें होंगी वो सारी देख लेंगे एक बार। क्या हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है। तो फिर क्या, पढ़ने का मजा ही अलग है। वरना ऐसे हम देखें तो सिलेबस बहुत लंबा है, पता ही नहीं चलेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय है। बताओ, अनुकरण का आशय क्या है? प्रकृति की नकल? नहीं नहीं नहीं। तो क्या है? पुनर्सर्जन। क्या है? अनुकरण का आशय पुनर्सर्जन है, अरस्तु के सिद्धांत के अनुसार, है ना। अगला क्वेश्चन, काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना? बताइए। तो अरस्तु ने माना। किसने माना? अरस्तु ने। एक तो माना अरस्तु ने अनुकरण का अर्थ पुनर्सर्जन। ध्यान रखना, हम साथ में बात कर लेते हैं। 3-4 क्वेश्चन अरस्तु का ही है। आगे देखो, चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की तरह ही कवि भी अनुकरता है। ये कथन भी किसका है? अरस्तु का। ठीक है। एक तो पुनर्सर्जन है अनुकरण का अर्थ, और काव्य को प्रकृति की अनुकृति मानी अरस्तु ने। चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की तरह ही कवि भी क्या है? अनुकरता है। ये भी अरस्तु का मानना है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित दार्शनिकों के विचार में कौन सा विचार असंगत है? बताओ। प्लेटो, बौद्धिक आनंद को स्वीकार किया, ऐन्द्रिक आनंद को नहीं। सही बात है। प्लेटो ने किस आनंद को स्वीकार किया? बौद्धिक आनंद को स्वीकार किया, ऐन्द्रिक आनंद को प्लेटो ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है। अरस्तु ने क्या किया था? प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा उद्भूत है, ऐसा माना था अरस्तु का। ठीक है। क्रॉन्चे, कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आनंदोद्रेक के लिए भावों को उद्वेलित करती है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। ठीक है। लोनजेन, साहित्य का संबंध तर्क से नहीं कल्पना द्वारा पाठक को अभिभूत करना है। ये लोनजेन्स का। ये सारे कथन सही है। ये वापस किसी ना किसी एग्जाम में आ सकते हैं, आप ध्यान दें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है? कल्पना कितने मिलते हैं? कवि की अंतश्चेतना की उपेक्षा मिलती है। ठीक है। बाकी कल्पना, कवि कर्म, कवि कौशल, इनकी उपेक्षा नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, I.A. रिचर्ड्स की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में कौन सा अर्थ का प्रकार नहीं? अब देखो, पहली चीज़ ये ध्यान रखना, अगली बार पूछ लेंगे किताब किसकी है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म तो किसकी है? I.A. रिचर्ड्स। ठीक है। ये पूछ रहा है अर्थ का प्रकार कौन सा नहीं इस पुस्तक में ना। वाच्य अर्थ है,
भाव भी है, अभिप्राय भी है, लेकिन कला नहीं है। क्या नहीं है? कला नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। टी एस इलियट ने अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने कौन से निबंध में किया था? तो कौन से निबंध में किया था? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये देखो, इनमें कोई विस्तार से व्याख्या वाली चीज़ है नहीं, इसलिए हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं ना। टी एस इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया। परंपरा और इतिहास बोध को टी एस इलियट ने स्थापित किया। कवि व्यक्तित्व के स्थान पर टी एस इलियट ने परंपरा और इतिहास बोध को स्थापित किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना। किसे माना? बताओ बताओ। जन साधारण तथा जन जीवन और प्रकृति को, जन साधारण का जन जीवन और प्रकृति को काव्य का प्रतिपाद्य किसने माना था? वर्ड्सवर्थ ने। ध्यान रखना, किसने माना? वर्ड्सवर्थ ने। अगला क्वेश्चन देखो। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। ये कथन किसका है? ये कोलरिज का। किसका है? कोलरिज। इन कथन को आप आराम से याद कर लें। अगर आपको नेट का एग्जाम देना है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है, तो ये क्वेश्चन घूम फिर के वो वही आना है। ठीक है ना, हम इन पे विस्तार से बातें भी करेंगे जब इनका विशेष तौर पर इनका सिद्धांत पढ़ेंगे तब देख लेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन। क्रॉन्चे के अभिव्यंजना के 4 स्तरों में कौन सा स्तर असंगत है? बताओ, कौन सा असंगत है? विचार, ये असंगत है। अंत्य संस्कार, अभिव्यंजना, आनुषंगिक, अनंत, ये सही है, लेकिन विचार असंगत है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोनजाइन्स के अनुसार इनमें से कौन सा शैलीगत दोष नहीं है? वालयता दोष माना, वागाडंबर ये भी दोष है, भावाडंबर ये भी दोष है, लेकिन विपर्य ये शैलीगत दोष नहीं है। देखो, इनकी बात हमने कई बार कर ली, घूम फिर के ये वापस क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए हम क्या हर बार एक क्वेश्चन को ज़्यादा खोलेंगे फिर क्या टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वैसे भी हम इनका कंटेंट पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने एक एक बार इनकी बातें कर रखी है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में कौन सा समीक्षक नहीं है? बताओ, ये पूछ रहा है कौन सा मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है? लेनिन है, गोर्की है, कोर्डवेयर है, लेकिन लॉरेंस नहीं है। कौन है? लॉरेंस नहीं है मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। संरचनावाद का जनक माना जाता है, कौन माना जाता है? सोश्योर। कौन माना जाता है? सोश्योर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक है? बताओ। नगेंद्र तो नहीं है, हजारी बाबू भी नहीं है, रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक है। सबसे बड़े मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं रामविलास शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। शैली वैज्ञानिक आलोचना पत्ति कथ्य के बजाय किस पर बल देती है? बताओ, किस पर? अलंकारिकता पर, या भाव या रस पर, या छंद योजना पर? तो रूप या शिल्प पर शैली वैज्ञानिक आलोचना पत्ति कथ्य के बजाय अधिक बल देती है। किस पर? रूप या शिल्प पर, है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप। ये क्वेश्चन कह रहा है, देरिंदा या देरिदा लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? बताओ। तो ये मानते हैं तो दर्शन को नहीं, ज्ञान को ये भी नहीं, भाव को ये भी नहीं, तमाम सांस्कृतिक क्रम को देरिंदा लेखन का स्रोत मानते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है? उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है, तो ये नहीं है एफ आर लिविस। फ्रांसवा लियोतार है, बोद्रिवा है, फ्रेडरिक जेम्सन है, लेकिन कौन सा नहीं है? लिविस नहीं है। ठीक है, अगर कोई आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, पेपर देख रहे हैं, जो क्वेश्चन उनके सिलेबस में है ना, उन्हें आप नहीं याद करें, क्योंकि आपके सिलेबस में तो मतलब नहीं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में थी सारी चीज़ें 2016 में ना, तो आप एक बार देख लें, आपका ज्ञान बढ़ेगा ही, नुकसान तो है नहीं। अगला क्वेश्चन। उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है? बताओ। तो उदय प्रकाश की कहानी, वारेन हेस्टिंग का सांड, इसमें उत्तर आधुनिकता की संकल्पना मिलती है। जयशंकर प्रसाद की कहानी ममता है, ध्यान रखना, पूछी जा सकती है। प्रेमचंद की कफन है, जैनंदर की एक गो है। ठीक है, अब देखो ये नई कहानी है, अगली बार पूछ ले कि एक गो कहानी किसकी है, तो जैनंदर की। मेरे हिसाब से कहीं मिलती नहीं है, तो इन्हें आप ध्यान से देखें। एक गो, क्या एक गो किसकी है? जैनंदर की। यही परख वाले जैनंदर थे। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी ऐसे गाने थे, वो थे ना रचना जैनंदर की। इनकी एक रचना और है, एक गो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं? बताओ। ठीक है ना। प्रमाण लेके मोहे श्याम हरि मिश्र गिरे ना मथुरा में। प्रमाण लेके मोहे, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, इन्होंने प्रमाणिक माना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक ध्यान रखना, श्यामल दास है ना, इन्होंने प्रमाणिक नहीं माना, लेकिन श्याम सुंदर दास ने
प्रमाणिक माना था, ध्यान रखना। श्याम सुंदर दास, स्ट्रीक माने आया ना, प्रमाण लेके मोह श्याम, ये श्याम यानी श्याम सुंदर दास है, और श्यामल को तो हमने उसमें जोड़ा है अप्रमाणिक में। देवी शुक्ल श्यामल मेरा अप्रमाणिक हीरा भूल गया, ट्रिक बनाई थी ना हमने, और श्यामल है उसमें। अगला क्वेश्चन, मनु कला सस्बान, कला 1600 बनी है, इस पंक्ति में रस है बताओ। तो इसमें श्रृंगार रस है। ये पंक्ति कहाँ से लेगी पूछ ले तो अगली बार, तो पृथ्वीराज रासो। कहाँ से? पृथ्वीराज रासो। इसकी रचना किसने की थी? चंद्रवरदाई ने। किसने की थी? चंद्रवरदाई ने। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय समय के ये कवि थे, ध्यान रखना, है बार बार पूछा जाता है। शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना इसे, और चंद्रवरदाई को हिंदी का पहला कवि माना था शुक्ल जी ने ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? तो 69 समय है। और कितने प्रकार के छंद है पूछ ले तो 68 प्रकार के छंद है। छंद तो 6-8 यानी 68 प्रकार के हैं, लेकिन समय पूछ ले तो कितने हैं? 69। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की। किसकी? चंद्रवरदाई की। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अब बताओ, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग हम पढ़ते हैं ना भारतेंद्र युग के बाद में, इसका नामकरण किसके नाम पर हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? कमेंट करके बताना आप। अगला क्वेश्चन देखो, कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? बताओ। सिद्ध एवं नाथ साहित्य से। किससे प्रभावित है? सिद्ध एवं नाथ साहित्य से कबीर का हठ योग प्रभावित है ना। अगला क्वेश्चन, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे तो बोरा होई, जीवे तो वो बोरा होई। कबीर के इस पद में कौन सा अलंकार है बताओ? तो रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मर्ग ढूंढे वन माई, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। बताओ, इसमें कौन सा मतलब पूछ रहे हैं, प्रस्तुत पद में है क्या? क्या भावात्मक रहस्यवाद है, या शुद्धाद्वैतवाद, या द्वैतवाद है? क्या है? अद्वैतवाद। क्या है? अद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत किसका था? वल्लभाचार्य का। किसका? वल्लभाचार्य का। अद्वैतवाद पूछ ले तो ये था शंकराचार्य का। किसका? शंकराचार्य का। ये ध्यान रखना है, क्यों मिलान वाला क्वेश्चन आता है। तो विशिष्ट अद्वैतवाद किसका था? रामानुजाचार्य का। शुद्ध अद्वैतवाद किसका था? वल्लभाचार्य का। अद्वैतवाद किसका था? शंकराचार्य का। द्वैताद्वैतवाद किसका था? निम्बार्काचार्य का। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो आप इन्हें आराम से देखें। ठीक है, हम लोगों ने इनकी बात करने के दृष्टि के वापस विस्तृत नहीं देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मीराबाई की उपासना किस भाव की है? बताओ, सत्य भाव की, या दास्य भाव की, या माधुर्य वात्सल्य? तो किस भाव की? माधुर्य भाव या कांता भाव भी आता कभी कभी। कौन सा भाव? कांता भाव भी आता, ध्यान रखना ना। अगला क्वेश्चन, जहाँ बिठावे तिथि बैठूं बेचे तो बिक जाऊं, इस पंक्ति में मेरा का व्यक्त भाव है, तो कौन सा भाव है? समर्पण। मेरा का क्या भाव व्यक्त है इसमें? समर्पण भाव है ना। अगला क्वेश्चन, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, इस पंक्ति में काव्य गुण कौन सा है? तो माधुर्य गुण है। अगली बार पूछ ले इसमें कौन सी रीति है, तो कौन सी रीति होती है? वैदर्भी रीति। जहाँ भी माधुर्य गुण होगा वहाँ वैदर्भी रीति होगी, जहाँ भी ओज गुण होगा वहाँ गौड़ी रीति होगी। कौन सी रीति होगी? गौड़ी। जहाँ भी प्रसाद गुण होगा वहाँ पर पांचाली रीति होगी। कौन सी रीति? पांचाली रीति है ना, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है। बताओ, सगुण भक्ति की महिमा व निर्गुण का खंडन। क्या है? सगुण भक्ति की महिमा व निर्गुण का खंडन है भ्रमर गीत में, है ना। अगला क्वेश्चन, भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार रत्न है। क्या है? एक सार रत्न है भ्रमर गीत। ये कथन किसका है बताओ? तो हमारे हिंदी वाला कौन है? हिंदी मतलब शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप कुछ भी पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन आचार्य शुक्ल को जरूर पढ़ो, मेरा यही कहना है। क्योंकि आचार्य शुक्ल में जो लिखा है ना, वो चीज़ें आरपीसी 100% प्रमाणिक मानती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लिखा है इन्होंने, ठीक है ना। रीतिकाल तक तो शानदार काम किया था शुक्ल जी ने, तो आप इन पे ध्यान देंगे ना। शुक्ल जी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये अनिवार्य। जैसे होती है ना बीए में कि हिंदी तो आपको अनिवार्य पढ़ना ही पढ़ना है, वैसे ही हिंदी साहित्य के लिए आपको शुक्ल पढ़ना ही पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है ना। अगर आप एक क्या बोलते हैं संग्रहशीली स्टूडेंट हो, या आप तैयारी के लिए आपके मन में कुछ जज्बा है कि हमें कुछ करना है, तो मेरे हिसाब से शुक्ल तो आपको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है ना। सीरियस स्टूडेंट को शुक्ल पढ़नी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुपलक सूत का अर्थ है। बताओ, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है,
कई बार, बताओ उद्धव जी या अकूर जी, क्या सुपलक सूत का अर्थ अकूर जी। तो उद्धव के लिए क्या ना शब्द प्रयोग हुआ था भ्रमर गीत सार में, उपंग सूत, क्या उपंग सूत, उपंग सूत। देखो ऊ से उद्धव, ऊ से उपंग, अरकूर जी शुक्लक सूत। ध्यान रखना, ये थोड़ी कंफ्यूजन होती है इसमें क्योंकि क्वेश्चन कई बार आता है और आगे भी आता रहेगा ना। अगला क्वेश्चन, काहे को गोपीनाथ का होता, इस पंक्ति में व्यक्त भाव है, उपलम्ब भाव है, क्या कौन सा भाव है ये, उपलम्ब भाव है। पूछ ले पंक्ति किसकी है ये, सूरदास की, किसकी है, सूरदास की। अगला क्वेश्चन, हंस जो रा शरीर मां पंख जरा गा बागी, इस पंक्ति में हंस का अर्थ है, मतलब हंस का अर्थ बुद्धि है, नहीं, हंस का अर्थ जीव है, क्या है, जीव। देखो हम ऑप्शन बार बार नहीं बता रहे क्योंकि ऑप्शन आप सबको दिख रहे हैं, आप आराम से धैर्य से इन वीडियो को देखोगे तब तक आप पढ़ ही लोगे इन्हें, तो इसलिए मैं सीधे आंसर बताऊंगा, इससे आपका वक्त ही बचेगा। मुझे वो लोभ नहीं कि इतने व्यूज आए वो आए, क्योंकि आराम से बस जितने ही देखें अच्छी बात है, जिन्होंने एक भी मेरी वजह से एक कोई फायदा हो तो भी अच्छी बात है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित कवियों एवं उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में कौन सा युग्म असंगत है, बताओ। जायसी चढ़ा अषाढ़ गगन गन गाजा, सही बात है। तो सूरदास भज मन चरण कमल अविनाश, ये अशुद्ध है यानी असंगत है। तो ये किसकी पंक्ति है, ये मीरा की है, किसकी है, मीरा की है, ठीक है। कबीर अंखड़ियां जाई पड़ी पंथ नियारी नियारी, जिबड़ियां छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी, है कबीर की, सही है। बिहारी अजो तरियो ना ही रहो सूती सेवक इकरंद, ये भी सही है। लेकिन इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, अगर आपको बता तो बताओ, हमने पहले के पेपर में बात कर रखी है ना। अगला क्वेश्चन, पियो पीयू वियोग अस बाउर जियो, पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ क्या है, बताओ। बाउर का अर्थ है पगली, क्या अर्थ है, पगली या पागल, बाउर का अर्थ है ना। अगला क्वेश्चन, जो पे चेराई राम की करता ना लजा, तो चेराई शब्द का क्या अर्थ है, बताओ। चेराई, चेराई शब्द का अर्थ क्या है, सेवा, क्या अर्थ है, सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्य नहीं, ये कथन किसका है, शुक्ल जी का। तो शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी की कथन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपके ऑप्शन में अगर शुक्ल और हजारी प्रसाद दोनों नहीं हो, अगर शुक्ल हो तो आप रिस्क ले सकते हैं, वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, बारहवें रामायण तुलसीदास की है, ये भी है, वैरागी संदीप दोहावली भी, लेकिन चित्रावली नहीं है, किसकी है थी, ये उस्मान की है, उस्मान 1613 में चित्रावली की रचना की थी उस्मान, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रीति सिद्ध काव्यधारा का कवि है, रीति सिद्ध, बताओ। कैसे वो रीतिबद्ध गाय, चिंतामणि रीतिबद्ध गाय, घनानंद रीति मुक्त का है, लेकिन बिहारी रीति सिद्ध कवि है, एकमात्र रीति सिद्ध कवि है, ठीक है। रीति मुक्त और भी है, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, दिशदेव, सारे रीति मुक्त है ना। अगला क्वेश्चन, निकी दई अनाकिनी फीकी परी गुहारी, तजियो मन तारक विरुद्ध बारक बार उतारी, बिहारी के स्तों में व्यक्त भाव है, तो क्या भाव है, भक्ति। बार बार मतलब हाथी होता है ना, ध्यान रखना, ये भी सही कहीं पूछा हुआ है ना, तो भक्ति होता है, इस दोहे का व्यक्त भाव है भक्ति। अगला क्वेश्चन देखो, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तुम मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, इसमें कौन सा अलंकार है, बताओ। ये तो आपको आना ही आना चाहिए, तो ये नहीं आ रहा तो फिर देखो थोड़ा खतरा है, बताओ कौन सा है इसमें, तो यमक, कौन सा है, यमक अलंकार, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, थोड़े और देख लेंगे तो ठीक है, कोई नहीं, 2 क्वेश्चन और देख लेंगे, बाकी बाद में देख लेंगे। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोगी ये लागी कवित बनावत मोहि तो मोरे मोर कवित बनावत, ये पंक्तियाँ किसकी है, तो किसकी बताओ, गणानंद की। बोधा की पंक्तियाँ तो आपको बताइए, दाता कहाँ सूर कहाँ सुंदर सुजान कहाँ, मैंने पढ़ा ना। ठाकुर की भी एक पंक्ति ऐसी, टहलो सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, कविता को किसी ने खेल समझा, ऐसा कुछ ठाकुर का कहना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वह मुश्कियानी वह मर्दू बतरानी, वह लड़कीली बानी आनी उर में आरती, इन पंक्तियों में वियोग की कौन सी दशा है, बताओ। तो स्मृति है, वियोग की दशा कौन सी, स्मृति। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गणानंद की है, बताओ। इश्क लता गणानंद, सुजान हित गणानंद, वियोग वली गणानंद, रस विलास, ये देव की है, किसकी है, देव की है, ठीक है। दोस्तों 111 क्वेश्चन हमने देख लिए, अब 39 क्वेश्चन बचे हैं इस पेपर के, और नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे, और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सेकंड पेपर हुआ था ना वो सोल्व करेंगे, और ये सोल्व होने के बाद जो भी लेटेस्ट 2020 का हुआ था वो सोल्व करेंगे। उसके बाद हम कंटेंट शुरू कर देंगे, क्योंकि सारा पेपर एक बार हो जाए ना तो हमारी समझ विकसित हो जाएगी कि भाई क्वेश्चन कैसे आते हैं। बाकी मेन हमारा यही है कि एक बार पता चले कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं,
अगर नहीं तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे तो पढ़ने से क्या मतलब, हमें पता ही नहीं है एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है ना, जब हमें ये चीज़ें पता चल जाएगी फिर हम पढ़ेंगे ना, फिर देखो पढ़ने का मज़ा ही और है। फिर हम देखो हर टॉपिक के पढ़ने के बाद इन क्वेश्चन को वापस करेंगे, जैसे आदिकाल के जितने क्वेश्चन है वो सारे करेंगे, भक्ति काल के जितने वो सारे करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे और कंटेंट भी, सारी चीज़ें साथ में करेंगे। उससे आपको क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने ये टॉपिक पढ़ा, हमसे ये क्वेश्चन हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो आपकी तैयारी एकदम सही चल रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।